गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का दिन यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे आज के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन ही विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को। तो जन्म और मृत्यु दोनों इनका 1 जुलाई को हुआ था, लेकिन इनके जन्म दिवस को स्मृति मानते हुए 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अब देखिए विधान चंद्र रॉय इम्पॉर्टेंट क्यों है और ख़ास करके बिहार पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्यों है और देश पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है, इसलिए विधान चंद्र रॉय इम्पॉर्टेंट है। बिहार पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिहार में ही पटना ज़िले में इनका जन्म हुआ था, पटना में इनका जन्म हुआ था, इसलिए बिहार पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। तत्कालिक बंगाल में, क्योंकि ये सब जो हमारा बिहार है ये भी बंगाल का पार्ट था, तो तत्कालिक बंगाल में और वर्तमान के बिहार में इनका जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है जिनका जन्म बिहार में हुआ था या बिहार से संबंधित थे, तो बिहार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 1961 में इन्हें भारत रत्न मिला था बिहार से, और बिहार से 4 लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है। एक तो ये हैं वीसी रॉय हैं, विधान चंद्र रॉय जी हैं। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे 1962 में भारत रत्न मिला है। इनके बाद जयप्रकाश नारायण जी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। ये 4 लोगों को बिहार से हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे जी। ये एकनाथ शिंदे जी हैं, ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस जी। SC ST के खिलाफ अपराध में जल्द दर्ज करें FIR। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक कानून है जिस कानून के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए, और ये कानून है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। SC ST एक्ट भी इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग। तो SC ST एक्ट 1989 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए संसद के द्वारा इसे लाया गया था 1989 में। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या है कि भेदभाव को निषेध करेगा, भेदभाव को रोकेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को रोकेगा, छुआछूत को रोकेगा, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए बेसिकली इस अधिनियम को संसद के द्वारा लाया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी अगर FIR दर्ज होता है, प्राथमिकी दर्ज होता है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए जो SC ST के द्वारा दर्ज किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट का मैं जिक्र आपके साथ करूँगा कि किस तरह से भारत में चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस इस रूप में है कि कुछ दिन पहले, आई थिंक 2018 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SC ST एक्ट 1989 में कुछ संशोधन किया गया था, कुछ प्रावधान किया गया था। ओके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुधार किया था SC ST कानून में वर्ष 2018 में, और उस कानून को जो सुधार किया था बेसिकली SC ST में, जिनकी चर्चा उन्होंने किया था कि ये सुधार होनी चाहिए, उन सुधार को संसद ने पलट दिया। उनके सुधार को संसद ने नए कानून लाकर, नए अधिनियम लाकर के उसको पलट दिया, चेंज कर दिया। तो चेक एंड बैलेंस भारत में इस रूप में है कि कई बार आपने देखोगे
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को किस तरह से संसद के द्वारा पलट दिया जाता है, और कई बार आप देखेंगे कि किस तरह से संसद के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलट दिया जाता है। एक उदाहरण मैं और देता हूं एनजेएसी कानून का। एनजेएसी कानून, इसको 99वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, कॉलेजियम सिस्टम जो वर्तमान में है उसकी जगह इसको लाया गया था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। संसद ने इसे लाई थी स्वाभाविक रूप से, और इसे पलट दिया किसने? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो दोनों एक दूसरे पर बैलेंस रखने का काम करता है। इसलिए जब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में किसकी सर्वोच्चता है, क्या भारत में संसद की सर्वोच्चता है या क्या भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, तो आप कहिए कि न्यायपालिका और संसद दोनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, और भारत में ना तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और ना ही संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को आज से प्रतिबंध कर दिया गया है। इस पे एक अच्छा एडिटोरियल आया है, मैं एडिटोरियल में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। बाकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जुलाई 2022 है आज, और 1 जुलाई से ही काफ़ी पहले घोषणा हुआ था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। समुद्री सुरक्षा पे ध्यान देना बेहद आवश्यक, अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट है। अजीत डोभाल जी मल्टी एजेंसी मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने चर्चा किया कि जो हिंद महासागर पहले शांत क्षेत्र था, अब चीन की जिस तरह से दखल अंदाजी हो रही है, उसके बाद आवश्यकता है कि हम इस पे कार्य करें या हम इसकी सुरक्षा के लिए कार्य करें। भारतीय नौसेना के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरह से चीन वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दखल देने का कार्य कर रहा है, तो उसी को लेकर के भारत में जो मल्टी एजेंसी है, समुद्री सुरक्षा को लेकर के जितने भी एजेंसी है, उस एजेंसी से एक मीटिंग को संबोधित करते हुए एनएसए ने ये बातें कही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। समुद्री सुरक्षा के लिए भारत क्या क्या कर रहा है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सागर पहल है, तो सागर पहल भी भारत ने शुरू किया है समुद्री सुरक्षा को लेकर के। तो समुद्री सुरक्षा को लेकर के जो जो स्टेप उठाएं, उस स्टेप को आप लोग देख लीजिएगा। व्यापार सुधार योजना लागू करने में हरियाणा और पंजाब अव्वल, ये केंद्रीय वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट है। व्यापार सुधार कार्य योजना को लागू करने में हरियाणा और पंजाब अव्वल रहा। सभी राज्यों के तैयार होने के बाद ही लागू होगा श्रम संहिता। श्रम संहिता यानी लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड इसे कहते हैं। लेबर कोड बेसिकली लेबर रिफॉर्म्स का एक पार्ट है। देश में कई वर्षों से मांग हो रही है कि श्रम सुधार होना चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो लेबर रिफॉर्म्स के लिए केंद्र सरकार लगातार पहल कर रही है, और इसके लिए क्या है कि कई सारे देश में कानून है। हमारे देश में 44 कानून है जो लेबर से संबंधित है, श्रम से संबंधित है। इस 44 कानून को 4 संहिता में मर्ज किया गया है, यानी 44 कानून की जगह अब हमारे पास सिर्फ 4 कानून रहेंगे। पहला कानून है वेतन को लेकर के, जिसे कहा जाता है वेतन संहिता अधिनियम 2019 में आया है। तो पहला वेतन को लेकर के, दूसरा सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के, औद्योगिक संबंध को लेकर के, और चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति को लेकर के। तो देश में जितने भी कानून हैं, 44 कानून हैं लेबर को लेकर के, वो 4 संहिता में मर्ज हो जाएंगे, और सरकार प्रयास कर रही है कि इसे जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। सभी राज्यों के तैयार होने के बाद श्रम संहिता लागू हो जाएगा, यानी लेबर रिफॉर्म्स का एक पार्ट है। अगर लेबर रिफॉर्म्स में आपने नोट्स बनाया होगा तो ये उसी का एक पार्ट है। नए संसद भवन की सज्जा में दिखेगा देश की विविधता। अब देखिए, नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है? तो नए संसद भवन की आवश्यकता इसलिए भी है हमारे देश में कि जो हमारे पास पुराना संसद भवन था वो 1900 के पहली शताब्दी में बना था। तो आज से 100 वर्ष पहले बना था। तो 100 वर्ष पहले जो बिल्डिंग बना है वो वर्तमान की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक नहीं था, इसलिए नए संसद भवन की हमें आवश्यकता है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट रीजन नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारत में 2026 तक जो संसद की सीट है
जो 543 सीट हैं लोकसभा में, उसकी संख्या को 26 तक सीमित किया गया है, यानी 26 तक वो रहेगा 543 ही। 26 के बाद लोकसभा का एक्सपेंशन हो सकता है या होगा। तो लोकसभा का एक्सपेंशन होगा यानी लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी 2026 के बाद। तो ऐसी स्थिति में अगर नए सांसद चुन के आएंगे तो उनके बैठने का प्रबंधन होना चाहिए, इसलिए भी आवश्यकता है कि हमें नए संसद की बिल्डिंग का। तो ये कुछ कारण आपको दिखेगा कि नए संसद बिल्डिंग की आवश्यकता क्यों है। चलिए एक टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के में ये प्रावधान किया गया कि संसद की संख्या, संसद के सीटों की संख्या या लोकसभा के संसद के सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक नहीं बढ़ेगा, वर्ष 2026 तक नहीं बढ़ेगा या 2026 तक कांस्टेंट रहेगा। ये किस संविधान संशोधन में ये बंद किया गया था, उस संविधान संशोधन का नाम हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग सर्च करके लिखिएगा। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कराने पे चीन की आपत्ति। स्वाभाविक था ये, मैं इसे गेस कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है वर्ष 2023 में, और वर्ष 2023 में G20 में कई सारा मीटिंग होगा, 100 से अधिक मीटिंग होगा। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग होता है वो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर का, जहाँ पे हर एक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। अब कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित सरकार ने किया था, भारत सरकार ने किया था। जम्मू कश्मीर को प्रस्तावित करने का जो है रीजन भारत का अपना रीजन है। भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आए, और सऊदी अरब जैसा देश जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान को आपत्ति है इसको लेकर के, और पाकिस्तान ने अपनी लिखित आपत्ति भेजी है कुछ देशों को जो G20 का पार्ट है, जिसमें एक तुर्की है, जिसमें एक सऊदी अरब है और जिसमें एक चीन है। तो ये वो देश हैं जो पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज। तो इसमें चीन ने आपत्ति दर्ज किया। चीन ने कहा है कि वो भाग ले भी सकता, नहीं भी ले सकता, पूरी तरह से इनकार नहीं किया, लेकिन चीन एक आपत्ति दर्ज किया है कि भारत अब G20 की कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में रख रहा है। तुर्की भी हो सकता है इसमें भाग ना ले, और सऊदी अरब को लेकर के मुझे डाउट है, लेकिन तुर्की और चीन दो ऐसा देश है जो मुझे लग रहा है कि अगर भारत ने कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में रखी है तो उसको लेकर के ये देश भाग नहीं ले सकता है या नहीं लेगा जम्मू कश्मीर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। कभी चलाते थे ऑटो रिक्शा, अब चलाएंगे महाराष्ट्र सरकार। एकनाथ शिंदे के बारे में यही दिया हुआ, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये भारत की लोकतंत्र की खूबी है कि ऑटो चलाने वाला भी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकता है। एक धर्म का आधिपत्य कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है, ये कहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र जी, या अरुण कुमार मिश्रा जी के हैं। अब देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इंपॉर्टेंट। NHRC पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम से शेयर कर दूंगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस हैं, और ये पहले गैर CGI जस्टिस हैं जो इसके अध्यक्ष बने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का प्रावधान था कि इसके अध्यक्ष वही बनते थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड या सेवाधीन मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश भी अब इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा पहले गैर मुख्य न्यायाधीश हैं या पहले न्यायाधीश हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। तो वीडियो जो मैंने बनाया उस पर मैंने सेपरेट रूप से इस बात पर चर्चा किया। देखिए ये मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि कल भी मैंने डिस्कस किया था सहकारी समिति को लेकर के, डिटेल से चर्चा किया था। पिछले 10 दिन का पेपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन सहकारी समिति को लेकर के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। तो सहकारी समिति को लेकर के जो भी इन्फॉर्मेशन आए या एक विशेष नोट आप लोग बना लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी में है गृह मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय, तो उसी को लेकर के ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है।
ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पे आज से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, और ये प्रतिबंध लगाया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा ही इस पे दंड लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। तो डिटेल से हम लोग चर्चा इस पे करेंगे। 1 जुलाई 2022 को भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। इसमें 19 वस्तु है जिसके निर्माण पे पूरी तरह से निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री, उपयोग पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें पीने वाले पाइप हैं, पेय पदार्थ को घोलने वाले प्लास्टिक की पाइप हैं, कैडी है, गुब्बारा है, प्लास्टिक के बर्तन, चम्मच, प्लेट, पैकेजिंग, बहुत सारा उत्पाद है इसमें, राइट। एक डाटा अगर आप देखिएगा कि भारत में हर वर्ष 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है। देश में प्रति व्यक्ति 0.18 किलोग्राम प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है। देश में हर वर्ष 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन होता है और प्रति व्यक्ति 0.18 केजी इसका उत्पादन होता है। यानी ये डाटा है, इसको आप लोग मेंस लिखने में ये काम देगा, इसको लिख सकते हैं। प्लास्टिक को नष्ट होने में 800 से 1000 वर्ष सोचिए लगता है। यानी प्लास्टिक नष्ट होता ही नहीं एक तरह से, या नष्ट होता भी है तो 1000 वर्ष सोचिए इसको लगता है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता ये है कि प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए, इसलिए सरकार आज से इसे कर रही है। प्लास्टिक अभी तक इतना कलेक्ट हुआ है कि यहाँ पे इसी को आर्टिकल को पढ़िएगा तो एक डाटा दिया हुआ है कि पृथ्वी को 5 बार प्लास्टिक से लपेटा जा सकता है। इतना प्लास्टिक ऑलरेडी हम बना चुके हैं या इतना प्लास्टिक उत्पादित हो चुका है। केंद्र में CACP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करेगा। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है इसकी निगरानी केंद्र में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जाएगा, जो 5 साल की कैद है या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों लग सकता है। तो अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए तक का 5 साल का जेल, 1 लाख का जुर्माना या दोनों आप पे लग सकता है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस एडिटोरियल को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जीएसटी दिवस भी आज मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी को लागू हुए आज 5 साल हो गए हैं। कल मैंने टेलीग्राम पे कुछ सेपरेट नोट्स डिस्कस किया था या सेंड किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक से डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या दूसरा ये तरीका है कि आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे विजडम एजुकेशन सर्च कीजिए, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एमएसएमई को लेकर के सरकार ने एक नई पहल का शुरुआत किया, नया कार्यक्रम का शुरुआत किया है जिसका नाम है उद्यमी भारत कार्यक्रम। एमएसएमई को लेकर के कल हम लोग डिटेल से डिस्कस किए थे, आज मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एमएसएमई को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी इस बात पे अटल हूँ कि बिना एमएसएमई के डेवलपमेंट के देश का विकास नहीं हो सकता, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देश के जीडीपी में इसका 25% योगदान है एमएसएमई का। देश के निर्यात में 45% का योगदान है। 11 करोड़ से अधिक श्रमिक इसमें कार्यशील हैं। तो बिना इसके डेवलपमेंट के देश का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा एमएसएमई पे। बाकी एमएसएमई पे आप लोग सेपरेट नोट्स भी रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी एक स्पष्ट खतरा। क्रिप्टो करेंसी खतरा ये आरबीआई भी कर रही है और सरकार भी कर रही है। सरकार ने आई थिंक जैन सेना समिति बनाया था क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। क्या करना चाहिए इसको लेकर के सरकार ने जैन सेना समिति बनाया था, यद्यपि वो समिति अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया। यूक्रेन को अमेरिका ब्रिटेन देंगे 2 अरब का सैन्य मदद। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड स्वीडन में विदेशी सैन्य तैनाती हुई तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन दोनों नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था।
दोनों देश पहले नाटो में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पे हमला किया है रूस ने, उसके बाद ये दोनों देश अप्लाई किया है नाटो की सदस्यता के लिए। इन दोनों देश नाटो के सदस्य बन सकता था, लेकिन नाटो में एक प्रोविज़न है, नाटो की धारा 10 में ये प्रोविज़न किया गया है कि नाटो की सभी देश सहमत होंगे तभी अन्य देश को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो तुर्की ने इस पर आपत्ति किया था। तुर्की की आपत्ति क्यों थी? तो तुर्की की आपत्ति थी कि स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों ने कुर्द का समर्थन किया था और कुर्द को आतंकवादी मानता है तुर्की। तो इसलिए चूंकि एक समुदाय जिसको आतंकवादी तुर्की मानता है और उसका समर्थन स्वीडन और फिनलैंड कर रहा था, इसलिए तुर्की इसका समर्थन नहीं कर रहा था कि ये नाटो में शामिल हो जाए। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंटरवीन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वर्तमान में जो G7 की मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुर्की को बुलाया और तुर्की से बातचीत करते हुए कहा, तो तुर्की फाइनली मान गया है और अब मान के चलिए कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही नाटो के सदस्य जल्द से जल्द बन जाएंगे। रूस ने कहा है कि वो इस पे आपत्ति नहीं है कि नाटो का सदस्य बने। आपत्ति इस बात की है, चूँकि अगर आप देखिएगा तो फिनलैंड की सीमा लगती है रूस के साथ और बड़ी सीमा लगती है। तो रूस ने कहा कि आपत्ति इस बात को है कि नाटो का अगर हथियार कल के डेट में डिप्लॉय होता है फिनलैंड में या स्वीडन में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे न्यूक्लियर बम हम भी डिप्लॉय कर देंगे। तो थोड़ा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में। नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सोवियत संघ के खिलाफ किया गया एक सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देश ने 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, के द्वारा एक सैन्य संगठन स्थापित किया था। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं और 2 सदस्य और शामिल हो जाते हैं, स्वीडन और फिनलैंड, तो ये 32 सदस्य हो जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम में है। नाटो का मूल और अस्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। और नाटो के आर्टिकल 5 में 2 आर्टिकल में चर्चा करूंगा वाशिंगटन संधि के। वाशिंगटन संधि को ही नाटो के रूप में हम लोग साधारण रूप से जानते हैं, क्योंकि वाशिंगटन संधि के बाद ही नाटो का निर्माण हुआ था। तो वाशिंगटन संधि या नाटो के आर्टिकल 5 में ये प्रोविज़न किया गया है कि एक देश पे हमला मतलब सभी पे हमला। यानी कल के डेट में स्वीडन पे रूस हमला करता है, इसका मतलब ये हुआ कि रूस ने अमेरिका पे भी हमला किया, रूस ने कनाडा पे भी हमला किया, रूस ने ब्रिटेन पे भी हमला किया, रूस ने जर्मनी पे भी हमला किया और सभी देश मिलकर रिटेलिएट करेंगे। तो एक देश पे हमला मतलब सभी पे हमला माना जाएगा, ये आर्टिकल 5 में कहा गया। इसलिए नॉर्मली नाटो देश पे कोई हमला करने की हिमाकत नहीं करता है, क्योंकि पता है कि नाटो के छोटा सा देश पे भी अगर हमला करेगा तो वो हमला अमेरिका पे भी माना जाएगा और वो हमला ब्रिटेन पे भी माना जाएगा, वो हमला जर्मनी पे भी माना जाएगा, वो हमला फ्रांस पे भी माना जाएगा और सभी मिलकर रिटेलिएट करेंगे। इसी तरह से नाटो के एक आर्टिकल है 10। आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि अगर कोई देश इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। अगर एक भी सदस्य सहमति नहीं प्रदान किया तो ऐसी कंडीशन में नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा या नया देश नाटो में शामिल नहीं हो सकता। तो बेसिकली फिनलैंड और स्वीडन दोनों का विरोध तुर्की ने किया था, क्योंकि कुर्द जनजाति जो तुर्की में बिलोंग करते हैं, तुर्की में हैं, तो वो तुर्की को तोड़ करके एक नया देश कुर्दिस्तान बनाने की बात करते थे। तो निश्चित तौर पे अगर कोई तोड़ेगा किसी देश को या कोई जनजाति तोड़ेगा या कोई जाति किसी देश को तोड़ेगा तो उसको आतंकवादी ही वो देश मानेगा। तो कुर्द लोगों को तुर्की आतंकवादी मानता है और तुर्की का कहना है कि चूंकि ये आतंकवादी हमारे यहाँ का है, इसको समर्थन करता है फिनलैंड और स्वीडन, तो इसलिए हम इसे नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के इंटरवेंशन के बाद तुर्की फाइनली मान गया है और निश्चित तौर पे अब ये मान के चलिए कि ये दोनों देश अब नाटो में शामिल हो रहे हैं। 2035 तक भारत की शहरी जनसंख्या हो जाएगी 67.5 करोड़, ये यूएन का कहना है। और यूएन के अनुसार 2020 में भारत की शहरी जनसंख्या 48 करोड़ थी, जो 67 करोड़ हो जाएगी 2035 तक।
देखिए ईरान न्यूक्लियर डील का मैं वेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ईरान न्यूक्लियर डील हो ताकि भारत फिर से ईरान से तेल परचेज करना शुरू कर दें। ईरान न्यूक्लियर डील क्या है कई बार हमने डिस्कस किया, आज मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। वनडे एग्जाम के लिए ये याद रख लीजिएगा कि फिलीपींस के जो नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं मार्कोस जूनियर। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को PSLV C-53 के साथ परीक्षण किया गया। तो PSLV C-53 के साथ सिंगापुर के 3 उपग्रह का परीक्षण हुआ है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइक्रोबियल मीट से जंगलों को बचाने की मदद, एक तरह से वेजिटेरियन मीट इसको कह सकते हैं, पौष्टिक मीट होता है ये। तो जंगलों की कटाई होने का कारण एक कारण था कि मांसाहार की खोज भी बेसिकली इसका एक कारण था। तो माइक्रोबियल मीट के माध्यम से जंगल को बचाया जा सकता है, जिससे हमारा ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।